नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। आज हम अपने आधुनिक भारत के इतिहास को स्टार्ट करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से हमें इसे पढ़ना है। और इसके साथ साथ सबसे पहले देखेंगे इसका हम पाठ्यक्रम कि पाठ्यक्रम किस प्रकार का होगा, क्या-क्या पढ़ना है। देखो, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या-क्या देखना है, वो हम यहाँ पर सभी कुछ देखेंगे। तो इसकी शुरुआत करेंगे हम आधुनिक भारत के इतिहास के पाठ्यक्रम से। और आज हम पाठ्यक्रम के बारे में पूरी चर्चा करेंगे और उसके बाद में हम यूनिट वाइज यूनिट उसको समाप्ति की ओर लेके चलेंगे। देखो, आपका प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास समाप्त हो चुका है। यदि आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें आप देख लीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं उसमें। लेकिन यदि आप चाहें तो यहाँ से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये एक जो आपकी यूनिट है ये बिल्कुल सेपरेट होती है। बस हम शुरू से इसलिए पढ़ते हैं ताकि एक क्या बना रहे, एक फ्लो बना रहे, ताकि हमें यदि हम किसी सब्जेक्ट की नॉलेज ले रहे हैं तो वो एक समग्र नॉलेज हो जानी चाहिए हमारे पास उसके बारे में। तो इसी वजह से क्या है कि हमने पहले प्राचीन भारत पढ़ा, फिर मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे और उसके बाद में हम पढ़ेंगे आपका आधुनिक भारत का इतिहास। और जो आधुनिक भारत का इतिहास है वो हमें पढ़ना है कहाँ तक, 1947 तक। तो देखो, 1947 के बाद में वो कहता है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद का भारत। तो आजादी के बाद का भारत जो है वो आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस में नहीं है, ये ध्यान रखना। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस में है। और यदि आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है तो फिर तो और भी आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा। वो तो उसे हम यहाँ नहीं देखेंगे, उसे देखेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंट को। आधो जो हम मेंस की क्लास चलाएंगे उसमें देखेंगे उसको। ठीक। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी आधुनिक भारत के इतिहास से। तो देखो, ये जो वीडियो मिलती है आपको डेली, आपको 8 बजे, सुबह को 8 बजे मॉर्निंग में आपको डायरेक्ट मिल जाती है। जैसे ही 8 ओ क्लॉक का टाइम होगा, AM का टाइम होगा, उसी तरह उसी समय आपको ये वीडियो उपलब्ध हो जाएगी। और ये टाइम इसका डेली का रहेगा। तो इसलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं। तो आज देखेंगे इसके हम पाठ्यक्रम के बारे में, क्या क्या कहता है पाठ्यक्रम। अब तक हमने क्या देखा, तो जो हमने देखा कि मुगल बादशाह, कि मुगल किस तरीके से भारत में आए और किस तरीके से वे पतन की तरफ आगे बढ़े। जो उत्तर मुगल कालीन सम्राट थे, वे किस तरीके से अपने वंश को या मुगल साम्राज्य को किस प्रकार पतन की ओर लेकर बढ़े। और इसी दौरान क्या हो जाता है, जो भारत में यूरोप की कंपनियां थी उनका भी आगमन हो जाता है। भारत में यूरोपीय कंपनियों का भी आगमन प्रारंभ हो जाता है। पहले देखेंगे हम भारत में यूरोपीय आगमन के पूर्व की स्थिति, कि भारत में यूरोपीय आगमन या मतलब यूरोप के आने से पहले भारत में किस तरह की स्थिति बनी हुई थी। और जब यूरोपीय भारत में आ जाएंगे तो उसके बाद में क्या स्थिति बनेगी। देखो, 5 कंपनियां भारत में आएंगी मेनली, मतलब मोस्टली 5 कंपनियां आएंगी जो हमें पढ़नी ही है। सबसे पहले आएंगे पुर्तगाली, उसके बाद में आएंगे डच, फिर आएंगे आपके अंग्रेज, फिर आएंगे डेनिस और फिर आएंगे आपके फ्रांसीसी। देखो, पुर्तगालियों को पढ़ना है, डचों को पढ़ना है, अंग्रेजों को पढ़ना है, डेनिसों को पढ़ना है और फ्रांसीसियों को। हालांकि अंग्रेजों को तो हमें पूरा ही पढ़ना है। अच्छा खासा 200-250 साल तक का जो इतिहास है हमारा वो अंग्रेजों के बेस, अंग्रेजों पर भी बेस्ड होगा। और इनका भी कुछ रोल रहेगा और इनका भी, फ्रांसीसियों का भी कुछ रोल रहेगा। लेकिन सबसे ज्यादा रोल यदि हम इसमें देखें तो किसका रहेगा, ये अंग्रेजों का रहेगा। और ये भी आप ध्यान रखना, ये जो क्रम है ना, हायरार्की जो ये बिल्कुल क्रम लगा हुआ है कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया और उसके बाद कौन आया। तो हम इसे इस तरह से भी याद रख सकते हैं, P D A D F, PDADF से भी याद रख सकते हैं। P फॉर पुर्तगाली, D फॉर डच, A फॉर अंग्रेज और D फॉर डेनिस और F फॉर फ्रांसीसी। तो PDADF से भी आप इसे याद रख सकते हैं। लेकिन हालांकि आप शॉर्टकट की का यूज ना करें तो ही बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी चाहिए अपने की। जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा, तब तक आप मेंस नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए आप मेंस की प्रैक्टिस अभी से करना शुरू कर दीजिए। ठीक। तो इनके बारे में पढ़ेंगे कि सबसे पहले भारत में पुर्तगाली में से कौन आया। तो सबसे पहले कौन आया था, जो भारत की धरती पर सबसे पहले किसी पुर्तगाली ने पैर रखा, तो वो था आपका वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। और ये आया था 20 मई 1498 ईस्वी को।
1498 ईस्वी को ये भारत की धरती पर पैर रखता है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर इनकी शुरुआत होगी। उसके बाद ये डच आएंगे, फिर 1600 ईस्वी में स्थापना हो जाएगी किसकी? अंग्रेजों की, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की या EIC की, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाएगी। उसके बाद में डेनिश भी यहाँ पर आ लगेंगे। पुर्तगाल, पुर्तगाली जो थे पुर्तगाल के थे। डेनिश जो थे वो डेनमार्क के थे। और डच और डेनिश, डेनिश तो ये डेनमार्क के थे, डच जो थे ये हॉलैंड के थे, हॉलैंड। और अंग्रेज ब्रिटेन के थे और फ्रांसीसी फ्रांस के थे। तो इस तरीके से हम इनका क्रम आगे लेकर चलेंगे। उसके बाद में उसके बाद में पढ़ेंगे मैसूर एक परिचय। मैसूर के बारे में देखना है, क्योंकि मैसूर का अहम रोल रहेगा, क्योंकि 4 मैसूर युद्ध होंगे। प्रथम मैसूर युद्ध, द्वितीय मैसूर युद्ध, तृतीय मैसूर युद्ध और चतुर्थ मैसूर युद्ध होंगे। तो देखो ये किस किस के बीच होंगे? तो ये होंगे हैदर अली प्लस टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच, इनके बीच ये युद्ध होंगे 4। तो ये आपको चारों के चारों याद रखने हैं कि कौन कौन से हैं। देखो शुरू के दोन में तो रहेगा हैदर अली और बाद के दोन में रहेगा, हालांकि दूसरे युद्ध में भी टीपू सुल्तान आ जाएगा, लेकिन दूसरे युद्ध में क्या हो जाएगा? दूसरे युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाएगी और उसके बाद में कमान संभाल लेगा टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान ही क्या करेगा? अंततः क्या कर जाएगा? टीपू सुल्तान को भी अंततः हरा देंगे और उसके बाद में मैसूर पर एकाधिकार हो जाएगा अंग्रेजों का, पूरी तरीके से। उसके बाद में ये मराठाओं को कंट्रोल करेंगे अंग्रेज। देखो धीरे धीरे सब कुछ ये क्या करेंगे? सब कुछ धीरे धीरे कंट्रोल करेंगे। जो आपने देखा था पीछे कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1700, जो हुआ था आपका लगभग 61 के आसपास, जो ये 61 के आसपास 1761 के आसपास युद्ध हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध, इसमें भली भांति अंग्रेज परिचित थे कि क्या हो रहा है। ये भली भांति अपनी आंखों से देख रहे थे कि कौन हार रहा है कौन नहीं हार रहा। क्यों? क्योंकि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं की कमर पूरी तरीके से टूट चुकी थी, पूरी तरीके से ये युद्ध को हार चुके थे और बुरी तरीके से हारे थे। इसी वजह से क्या होगा? अंग्रेज पहले मैसूर को हराएंगे, उसके बाद में मराठाओं को हराएंगे अंग्रेज, और फिर हम उसके बाद देखेंगे भारत में समाचार पत्र का विकास कैसे होगा, किस प्रकार से समाचार पत्र आगे बढ़ेगा। इसको हम प्रेस के नाम से जानते हैं। किस किस का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, और उसके बाद देखेंगे बंगाल के नवाबों को। जब 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी, तो उसके बाद ही क्या होगा? ये जो बंगाल है ये अस्तित्व में आना प्रारंभ करेगा। और यहाँ पर कई सारे नवाब होंगे, जैसे मीर जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला। तो इस तरह के नवाबों को भी हम देखेंगे। उसी के साथ साथ जैसे जैसे मुगल साम्राज्य कमजोर होगा या अपने पतन की ओर बढ़ेगा मुगल साम्राज्य, उसी दौरान क्या होगा? जो आसपास के क्षेत्रीय राजा होंगे या क्षेत्रीय नवाब होंगे, वे अपने आप को स्वतंत्र घोषित करेंगे। देखो बंगाल ने अपने आप को घोषित स्वतंत्र घोषित कर देगा, उसके साथ साथ अवध भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देगा। और उसके बाद में हम देखेंगे अंग्रेजों के खिलाफ किस किसने किसान आंदोलन किया। तो किसान आंदोलन इंपॉर्टेंट है, हालांकि इंपॉर्टेंट क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री ही इंपॉर्टेंट है पूरी तरीके से। तो मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो यहाँ से सवाल बनने के चांसेस भी पूरे रहते हैं। तो किसान आंदोलनों को देखना है। फिर उसके बाद में देखेंगे जनजातीय विद्रोह कि जनजातियों ने किस तरीके से आंदोलन करा। क्यों? क्योंकि देखो इंग्लैंड में क्रांति हो चुकी थी, औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होने के बाद में क्या चाहिए था उनको? कच्चा माल। और कच्चा माल कहाँ मिलता था? भारत में। कच्चे माल की चाह में ही क्या करते हैं ये लोग, जो जनजातीय वाले क्षेत्र थे उनमें क्या करना शुरू कर देते हैं? हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं, ताकि वहां से उनके संसाधनों को लूटा जा सके। और इसी वजह से क्या करेंगे? जब किसी के संसाधनों पर आप अधिकार करोगे तो क्या होगा? सामने वाला विद्रोह करेगा ही करेगा। तो ये जनजातीय विद्रोह भी होंगे यहाँ पर। और उसके बाद में सबसे बड़ी, भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी यदि क्रांति होगी तो वो होगी 1857 की महान क्रांति। डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में, अक्सर सवाल बनते हैं यहाँ से। तो उसके बाद में 1857 की क्रांति देखेंगे। फिर शुरुआत होती है हिंदू धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन की, कि किस किसने हिंदू धर्म में सामाजिक सुधार आंदोलन किए। देखो हिंदू धर्म में भी कुरीतियां थी, बहुत ज्यादा कुरीतियां थी हिंदू धर्म में भी। जैसे सती प्रथा एक कुरीति थी, सती प्रथा के साथ साथ बाल विवाह एक कुरीति थी। बचपन में ही विवाह कर दिया जाता था, 11-12 साल की उम्र में ही बच्चों का विवाह कर दिया जाता था। उसके साथ साथ आप देखेंगे शिशुवध, शिशु हत्या, शिशु हत्या एक क्या थी? एक क्रूरति थी। तो इस तरह की क्रूरतियां भी थी समाज में, और इन्हीं क्रूरतियों को दूर करने के लिए अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग
समाज में सुधार करने प्रारंभ करे। जैसे सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है राजा राम मोहन राय का। उसके बाद में हम देखेंगे वेद समाज को और प्रार्थना समाज को। फिर उसके बाद में अहम रोल निभाएगा आर्य समाज। और आर्य समाज की स्थापना कौन करेंगे? स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। उसके साथ साथ रामकृष्ण आ जाएंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना करेंगे स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद। फिर उसके बाद में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होगी। नेक्स्ट, अब फिर हम देखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में 28 दिसंबर 1885 को किस प्रकार से हुई। और कांग्रेस की स्थापना से पहले क्या कोई संस्थाएं चल रही थी? वो हमें यहीं पे देखनी है कि कांग्रेस से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी थी जो कांग्रेस से पहले चल रही थी। कांग्रेस की स्थापना से पहले कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं थी वो हमें यहाँ पर देखनी है। उसके बाद में देखेंगे हम कांग्रेस की स्थापना। और कांग्रेस की स्थापना किस प्रकार से हुई, किसने इसकी स्थापना करी, कौन इसका अध्यक्ष बना पहला, और कहाँ कहाँ इसके अधिवेशन हुए। महत्वपूर्ण अधिवेशन पढ़ने हैं इसके। कौन कौन से अधिवेशन हुए, किस किस अधिवेशन में किस किस ने अध्यक्षता की थी। देखो सारे याद नहीं रखने, लेकिन कुछ ही तो याद रखने ही पड़ेंगे। जैसे आप देखें 1924 का बेलगांव अधिवेशन, महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। तो बहुत सारे ऐसे अधिवेशन होंगे जहां पर कुछ महिलाएं भी भाग लेंगी। जैसे 1925 का अधिवेशन, इसमें सरोजिनी नायडू क्या बनेंगी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनेंगी। इस प्रकार से यहाँ पर हमें कांग्रेस की स्थापना के बारे में पूरा देखना है। फिर जब कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी तो क्या मुस्लिम जो लोग होंगे वो चुप बैठेंगे? तो मुस्लिम लीग की भी स्थापना होगी। अब 1906 में कौन करेंगे? तो दो व्यक्ति थे, सलीमुल्लाह खां। सलीमुल्लाह खां प्लस आगा खां। कहाँ करेंगे? ढाका में। ढाका में आगा खां प्लेस में कर देंगे। तो ये लोग क्या करेंगे इसकी। और फिर इसके बारे में मुस्लिम लीग के बारे में भी देखेंगे कि इसके अधिवेशन कहाँ हुए, कैसे हुए, कितने अधिवेशन हुए। इसके देखो ज्यादा अधिवेशन नहीं हुए, लेकिन फिर भी जितने भी अधिवेशन हुए उनके बारे में हमें देखना तो है ही। उसके बाद में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण शुरू हो जाएगा। और जब क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण शुरू हो जाएगा तो इसी में ही क्या बनेंगे? कुछ संस्थाएं बनेंगी। जैसे व्यायाम मंडल एक संस्था बनेगी, अभिनव भारत संस्था बनेगी, मित्र मेला संस्था बनेगी। बंगाल में अनुशीलन समिति का होगा। इसका नारा था खून का बदला खून, कि यदि किसी क्रांतिकारी का खून हो जाता है अंग्रेजों के द्वारा तो उसका बदला क्या किससे लिया जाएगा? खून से ही लिया जाएगा। खून का बदला खून, इसलिए इसका नारा था। इसी बीच में दिल्ली षड्यंत्र केस होगा। और इसी बीच में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना होगी 1905 में। और 1905 में कुछ और भी होगा। क्या? बंगाल का विभाजन। तो बंगाल विभाजन भी यही होगा 1905 में। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना यहीं पर होगी। उसके बाद में देखो बंगाल का विभाजन होगा 16 अक्टूबर 1905 को। और इसमें हमें देखना है डिटेल के साथ में कि 16 अक्टूबर 1905 को ही क्यों हुआ। क्या इससे पहले ही बंगाल में क्या कोई अराजकता फैली हुई थी? कि आखिर मेन उद्देश्य क्या था अंग्रेजों का बंगाल विभाजन करने का? और इसमें किस किस व्यक्ति ने कौन कौन सा नारा दिया, वो हम सब कुछ देखना है यहाँ पर। और उसके बाद में शुरुआत होती है गांधी युग की शुरुआत। और गांधी युग की शुरुआत का मतलब ये है कि गांधी जी के परिचय के बारे में देखना है। परिचय का मतलब कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, पिता का नाम, मदर माता का नाम, पुत्र का नाम, पुत्री का नाम और पत्नी का नाम क्या था। फिर उसके बाद इनकी शिक्षा वगैरह देखेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि ये दक्षिण अफ्रीका में गए तो इन्होंने कौन कौन से वहां पर आंदोलन किए। तो हम दक्षिण अफ्रीका की भी इनकी कहानी देखेंगे गांधी युग में। और भारत में आने पर इन्होंने कौन कौन से आंदोलन चलाए या सत्याग्रह चले। तो जैसे आप देखेंगे चंपारण सत्याग्रह 1917 में होगा। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन ये भी आपको 1918 में होगा। उसके साथ साथ खेड़ा सत्याग्रह होगा 1918 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा। उसी के साथ साथ खिलाफत आंदोलन होगा। और असहयोग आंदोलन होगा 1920 में, 1 अगस्त 1920 को। इसी दिन क्या होती है? तिलक की मृत्यु होती है। तो जो तिलक की मृत्यु के दिन ही असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया जाएगा। फिर क्रांतिकारी आंदोलन का जो होगा द्वितीय चरण प्रारंभ होगा। द्वितीय चरण। और जब क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण प्रारंभ हो जाएगा तो इसमें कुछ सभाएं बनेंगी फिर से। जैसे एचआरए की स्थापना होगी। एचआरए बोलते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। रिपब्लिकन एसोसिएशन।
ये यहाँ पर होगी एचआरए, इसको एचआरए बोलते हैं शॉर्ट में। फिर नौजवान सभा की स्थापना होगी, कौन करेंगे, तो भगत सिंह। फिर हिंदुस्तान, देखो इस एचआरए को ही क्या हो जाएगा, जब क्या होगा कि जब ट्रेन लूटी जाएगी, 8 डाउन ट्रेन लूटी जाएगी, तो क्या होगा, क्रांतिकारी, कुछ क्रांतिकारी गिरफ्तार हो जाएंगे, और ये घटना होगी 8 अगस्त 1925 की। तो यहाँ पर 8 डाउन ट्रेन लूटी जाएगी, और उसके बाद में क्या होगा, एचआरए का जो क्रांतिकारी नौजवान थे, क्रांतिकारी लोग थे, वो गिरफ्तार हो जाएंगे। उसके बाद में एचआरए का नाम बदलकर क्या रख दिया जाएगा, HSRA रख दिया जाएगा। ये हो जाएगा हिंदुस्तान, HSRA हो जाएगा इसका नाम, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका नाम हो जाएगा। फिर पहले क्या था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, अब हिंदुस्तान सहयोग रिपब्लिकन एसोसिएशन हो जाएगा अब नाम इसका। तो इसका थोड़ा सा नाम बदल जाएगा, और इसका नाम बदलेगा कौन, तो चंद्रशेखर आजाद ही HSRA की स्थापना करेंगे। कहाँ करेंगे, दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ, फिरोज शाह कोटला मैदान में। फिरोज शाह कोटला मैदान। अब देखो आपके लिए सवाल है, कमेंट बॉक्स में जरा आंसर दो कि वर्तमान में फिरोज शाह कोटला का नाम बदल दिया गया, तो नया नाम क्या कर दिया गया, तो आपको नया नाम बताना है इसका कि क्या है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखो प्रयास कीजिए, आप थोड़ा सा प्रयास करिए, कमेंट करिए। कोई बात समझ में ना आए, आप तुरंत पूछिए, आपको तुरंत रिप्लाई देना तो बड़ा कठिन है, लेकिन आपको थोड़ी बहुत देर में आपको रिप्लाई मिल जाएगा उसका। लेकिन कमेंट जरूर करा कीजिए आप लोग कि क्या आपको समझ में नहीं आ रहा। यदि समझ में आ रहा है तो अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है, जो भी है, आप अपनी बात वहां पर लिख सकते हैं, खुलकर लिख सकते हैं। तो उसके बाद में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम कांड होगा, कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव में क्या होगा, जो भगत सिंह है वहां पर बम फेंक देंगे। उसके बारे में हमें पूरा पढ़ना है डिटेल के साथ। और ये कांड कब होगा, 8 अप्रैल 1929 को होगा। फिर उसके बाद में लाहौर षड्यंत्र होगा 1929 में, और फिर चटगांव आर्मरी रेड होगी 1930 में। और इसके जो चीफ होंगे वो होंगे मास्टर दा, और मास्टर दा को ही क्या कहा गया है, सूर्य सेन। सूर्य सेन। तो इनके बारे में हमें डिटेल पढ़नी है, सबके बारे में। उसके बाद में साइमन कमीशन भारत आ जाएगा। देखो 1927 में इंग्लैंड से चलेगा, और 1928 में कहाँ जाएगा, ये भारत आ जाएगा। और इसी के एवज में क्या होगा, इसका विरोध होगा। और इसी के विरोध में क्या होगा, जो लाला लाजपत राय थे, विरोध करने के चक्कर में क्या होंगे, पुलिस की लाठियां चार्ज करने के कारण उनकी मृत्यु हो जाएगी इसी में, 1927 के 1928 में। और उसके बाद में क्या होगी, नेहरू रिपोर्ट आएगी। और जब नेहरू जी अपनी रिपोर्ट दे देंगे, तो मुस्लिम लीग फिर से खड़ी होगी, और मुस्लिम लीग भी अपनी 14 सूत्रीय मांग प्रस्तुत करेगी 1929 में। फिर 1929 का लाहौर अधिवेशन होगा, और यहीं पर क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो 1929 का अधिवेशन लिया हमने, क्योंकि इसमें क्या होगा, पूर्ण स्वराज्य का नारा लगेगा, कि अब हमें स्वराज्य नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, कि हमें अपनी आजादी चाहिए अब पूरी तरीके से। उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा प्रारंभ, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब होता है सविनय, कोई हिंसा नहीं होगी, विनय के साथ साथ अब उनसे क्या लिया जाएंगे, अपने हक मांगे जाएंगे। फिर दांडी मार्च होगा, दांडी मार्च को ही नमक कानून कहते हैं, और नमक आंदोलन को ही हम लाल कुर्ती आंदोलन भी कहते हैं, लाल कुर्ती आंदोलन। ये आंदोलन भी हमें देखना है। नेक्स्ट, उसके बाद में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लेगा, देखो अम्बेडकर भाग लेंगे, अम्बेडकर जाएंगे, और भी बहुत सारे लोग जाएंगे भारत की तरफ से, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई भी भाग नहीं लेगा, और इसी वजह से इस गोलमेज सम्मेलन का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसी वजह से क्या होगा, कि इरविन उस समय क्या थे, वायसराय बने हुए थे भारत के। जब इरविन वायसराय बने हुए थे, तो जो तो यहाँ पर क्या हुआ, गांधी इरविन के बीच में समझौता होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद होगा 1931 का कराची अधिवेशन। कराची में अधिवेशन होगा। अब देखो, जब गांधी इरविन समझौता हो जाता है, तो गांधी जी क्या करेंगे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए क्या हो जाएंगे, शामिल होने के लिए एग्री हो जाएंगे। किसके तहत, गांधी इरविन समझौते के तहत। और कांग्रेस की तरफ से गांधी जी भाग लेंगे जाकर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, लेकिन इनकी बात यहाँ पर नहीं मानी जाएगी। और गांधी जी वहां से आने के बाद में क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से स्टार्ट कर देंगे, लेकिन इतना इसमें जोश नहीं मिलेगा। तो फिर बाद में क्या कर देंगे, गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ही ले लेंगे। फिर उसके बाद में सांप्रदायिक पंचायत आएगा, और फिर पूना समझौता होगा। पूना समझौता क्यों होगा, क्योंकि देखो 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार होगा, जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाया जाएगा, जो हम बाद में देखेंगे या पहले भी देख सकते हैं, इसको सुधार अधिनियम लाया जाएगा। इसके तहत तो क्या कर दिया गया, मुस्लिमों को अलग निर्वाचन पद्धति के लिए मुस्लिमों को अलग निर्वाचन दे दिया गया।
और 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत वहां पर सिखों को अलग निर्वाचन पद्धति के आधार पर दे दिया गया। और उसी तरीके से जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ उसके तहत ही क्या हुआ, जो एससी समाज था, जो अनुसूचित जनजाति वाला समाज था, उसको क्या कर दिया गया, अलग निर्वाचन पद्धति के आधार पर बांट दिया गया। और इसी वजह से क्या था कि गांधी और अंबेडकर के बीच में पूर्ण समझौता होगा कि गांधी जी ने मना करा था कि आप इनसे आरक्षण ना लेकर किससे आरक्षण ले लें, आरक्षण आप कांग्रेस से ले लें, कि ताकि क्या रहे, विभाजन ना हो पाए। तो इसी वजह से इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, पूना समझौता हुआ था। तो बहुत कुछ वाद विवाद होने के बाद में आखिर निष्कर्ष ये निकला कि जो अम्बेडकर थे वो बात को मान जाते हैं, वो भी क्या जबरदस्ती मानते हैं। लेकिन जाते जाते वो भी ये बात कह गए थे कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मैं हिंदू धर्म को भी त्याग दूंगा। जब भी क्या करते हैं उसके बाद ही जो अम्बेडकर थे वो क्या कर लेते हैं, बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। तो इस तरह की कंडीशन बनी। तो पूना समझौते में, पूना समझौता अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हुआ। और फिर हुआ तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भी क्या हुआ, कांग्रेस की ओर से किसी ने भी भाग नहीं लिया। और जब कांग्रेस की ओर से किसी ने भाग नहीं लिया तो क्या हुआ, फिर से रिजल्ट नहीं निकला। अब देखो, पहला गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, इन तीनों का निष्कर्ष ये निकल कर आया कि भारत शासन अधिनियम, क्या, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 निकल कर आया। इनके निष्कर्ष के बावजूद, इन तीनों के निष्कर्ष के बावजूद उसके बाद में पहली बार भारत में 1937 में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव होंगे। इसमें कौन कौन सरकार बनाएगा, कांग्रेस कितने कितने प्रांतों में सीट सरकार बनाएगी, मुस्लिम लीग कितने में, या अन्य जो क्षेत्रीय सरकारें थी या क्षेत्रीय पार्टियां थी वो कहाँ कहाँ वो चुनाव जीतेंगी, वो हम सब कुछ देखेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद में अगस्त प्रस्ताव आएगा। फिर गांधी जी एक बार फिर से व्यक्तिगत सत्याग्रह की मांग करेंगे और फिर आगे चलकर क्या हो जाएगी, पाकिस्तान की मांग उठेगी। और फिर उसके बाद में आएगा क्रिप्स प्रस्ताव। और 1942 में ही गांधी जी क्या कर देंगे, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कर देंगे, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को यहाँ से शुरुआत कर देंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो होगा वो 8 अगस्त 1942 को, इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, अगस्त आंदोलन भी के भी नाम से जाना जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन को। फिर हमें सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ना है, उनका जीवन परिचय, कौन कौन सी संस्थाएं उन्होंने स्थापित की, उनका वास्तविक नाम क्या था, फादर कौन थे, मदर कौन थी। तो इन सब के बारे में हमें देखना है। उसके बाद में एक राजाजी फार्मूला आएगा, उसके बारे में देखेंगे। फिर वेवेल योजना आएगी, उसके बारे में देखेंगे। शिमला समझौता होगा, कहाँ होगा, शिमला में होगा, किस तरीके से होगा वो देखेंगे। क्या ये सफल हुआ या फेल हुआ, लेकिन हुआ तो पूरी तरह से फेल ही था। तो फेल हुआ तो क्यों हुआ, उसका कारण भी जानने का प्रयास करेंगे। और 1945 में आ जाएगा आपका कैबिनेट मिशन, और इसी कैबिनेट मिशन के आधार पर ही क्या होगा, भारत में संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, संविधान सभा का निर्माण। और जो पहली संविधान सभा बनेगी वो कब बनेगी, 9 दिसंबर 1946 को। और इसके अस्थायी अध्यक्ष बनेंगे सच्चिदानंद सिन्हा। और जबकि 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को ही क्या हो जाएगा, संविधान सभा की दूसरी बैठक होगी। और उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, उसके साथ साथ स्थायी अध्यक्ष मिल जाएंगे संविधान सभा को, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फिर उसके 2 दिन बाद ही 13 दिसंबर को ही जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव रख देंगे यहाँ। जिसे क्या होगा, अगले ही साल 1947 में क्या कर दिया जाएगा, मान्यता दे दी जाएगी जनवरी में। और उसके बाद में हम संविधान निर्माण की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ जाएंगे। अब वो चैप्टर बन जाता है किसका, पॉलिटी का। ठीक। तो कुछ चीजें हमें देखो, हिस्ट्री की कुछ चीजें पॉलिटी में ही पढ़नी होती हैं और कुछ पॉलिटी की चीजें हिस्ट्री में ही पढ़नी होती हैं, क्योंकि एक दूसरे से लिंक अप भी तो करना है कि कहाँ जाकर लिंक होंगी चीजें। जब तो हम अच्छा खासा मेंस में लिख पाएंगे। तो प्री में तो हमारा टिक लगाना है, गोले भरने हैं, लेकिन मेंस में तो हमें पूरा लिखना है। तो वहां पर हमें लिंकेज करना पड़ेगा। इसी वजह से मैं आपसे बार बार जोर दे रहा हूँ कि आप लिंक करने पर आप जोर यहीं से देना शुरू करें, प्री से ही। नेक्स्ट फिर होगा अंतरिम सरकार का गठन होगा, किस किसका विभाग कौन कौन सा मिलेगा। जैसे विदेशी मामले किसके पास रहे, जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो विदेशी मामले थे जवाहरलाल नेहरू के पास। उसके बाद में यदि कहते हैं कि कृषि विभाग किसके पास था, तो कृषि विभाग था राजेंद्र प्रसाद के पास। रक्षा विभाग किसके पास था, तो रक्षा जो विभाग था वो बलदेव सिंह के पास था। इस तरीके से यहाँ पर कंडीशन बनेगी। और उसके साथ साथ रक्षा और जो आपका गृह मंत्रालय था, गृह मंत्रालय जैसे वर्तमान में कौन है गृह मंत्री, गृह मंत्री हैं, होम होम मिनिस्टर जो हैं वो हैं हमारे अमित शाह जी। तो उसी के साथ साथ
और रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी। तो इसी प्रकार वहां पर थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। एस बी पी लिख देता हूँ, SBP, सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। तो यहाँ से सवाल पूछता है, PCS में तो कोई यहीं से सवाल पूछा उसने कि अंतरिम सरकार के गठन के दौरान कृषि विभाग या कृषि मंत्रालय किसके पास था? तो राजेंद्र प्रसाद के पास था। उसके बाद में इटली की घोषणा हो जाएगी। ये लेबर पार्टी का था, इंग्लैंड का था, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। तो इंग्लैंड के में क्या होगी, लेबर पार्टी की जीत कर आ जाएगी, तो और ये भारत में क्या कर देगी, स्वतंत्रता की घोषणा कर देगी। और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, शाही नौसेना विद्रोह होगा। और फिर उसके बाद में पारित होगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और इसी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण होगा। पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। और 15 अगस्त 1947 को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर देगा। और जब से लेकर अब तक हम अपना क्या कर रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस हर साल मनाते आ रहे हैं। तो ये इस तरह की कुछ कंडीशन बनेंगी। लेकिन अब इससे आगे हमें कुछ और भी देखना है, देखो, क्योंकि कुछ चीजें हम पीछे छोड़ कर आए हैं। जैसे आधुनिक भारत में गठित हुए शिक्षा के आयोग, ये कहाँ से शिक्षा के आयोग गठित हुए, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई? क्या भारत में जो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, आचार्यों द्वारा, ऋषि मुनियों द्वारा शिक्षा दी जाती थी, क्या उसमें कुछ बदलाव हुआ? और यदि बदलाव हुआ तो वो कैसे हुआ, वो हम यहाँ पर देखेंगे। और जो शिक्षा में बदलाव आए, वो कौन लेकर आएगा? वो लेकर आएगा मैकाले। और मैकाले ने ही शिक्षा का माध्यम क्या बनाया था? अंग्रेजी। और ये कहता था कि जो शिक्षा दी जाएगी वो राज परिवार के व्यक्तियों को दी जाएगी, और उसके बाद में शिक्षा राज परिवार से छन छन कर कहाँ चलेगी, निचले स्तर तक पहुंचेगी। ये इनका मानना था। अब कुछ हमें यहाँ पर गवर्नर जनरल भी देखने हैं। जैसे बंगाल के गवर्नर जनरल कौन होंगे? जैसे रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन होस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस और सर जॉन शोर। उसके बाद में लॉर्ड वेलेजली को आप देखोगे, फिर लॉर्ड मिंटो आएंगे, और लॉर्ड हेस्टिंग्स आएंगे, और उसके बाद में आएंगे लॉर्ड एम्स्टर्डम। क्योंकि ये बंगाल के नहीं है तो भारत के हो जाएंगे, क्योंकि 1833 में, जो 1833 में होगा, बंगाल के गवर्नर जनरल को समूचे भारत का या समूचे ब्रिटिश भारत का, उसे क्या कह दिया जाएगा? गवर्नर जनरल कह दिया जाएगा। और इस प्रकार पहला गवर्नर जनरल कौन बनेगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये पहला गवर्नर जनरल बनेगा भारत का। ठीक। तो ये इस तरह की कंडीशन बनेंगी कुछ। अब भारत के गवर्नर जनरल में क्या होगा, देखो, लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 35 तक रहेगा। और लॉर्ड, फिर उसके बाद में बनेगा लॉर्ड ऑकलैंड, 1836 से 42 तक रहेंगे। अब देखो, जैसे जब हम इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे ना, तो ये अपने आप ही याद होते चले जाएंगे, और अंदाजा भी आपको लगता चला जाएगा कि कौन कब क्या है। और यदि एक बार में याद नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरी बार देखना। यदि दूसरी बार में भी नहीं याद कर पाए तो तीसरी बार देखना। पीछा नहीं छोड़ना है किसी भी हालत में, मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना ही होगा। लॉर्ड एलिनब्रो, 1842 से 1844 तक का इनका शासन रहेगा। लॉर्ड होर्डिंग 1844 से 1848 तक रहेंगे। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी का जो समय काल रहेगा वो 1848 से 1856 के बीच का रहेगा। और इसके बाद में, जस्ट बाद में आ जाएगा कैनिंग, और इसी के कैनिंग के समय में ही क्या होगी, 1857 की महान क्रांति होगी। अब जो ये गवर्नर नियुक्त हो रहे थे 1857 की क्रांति के बाद में, गवर्नर का स्थान कौन ले लेगा? वायसराय। अब से आगे हम वायसराय कहेंगे इनको। इससे पहले गवर्नर, और उसके बाद में वायसराय। क्यों? क्योंकि गवर्नर का पद ही समाप्त कर दिया गया कंपनी से। अब कंपनी से कोई गवर्नर नहीं बन पाएगा। अब सीधा इंग्लैंड से, रानी के यहाँ से ही क्या होगा, वायसराय बनकर आएगा। उसके बाद में अगले वायसराय बनेंगे सर जॉन लॉरेंस, 62 से 69 तक रहेंगे। फिर लॉर्ड मेयो बनेंगे 69 से 72 तक। और उसके बाद में क्या होगा, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक बनेंगे 1872 से 76 के बीच में। ठीक। फिर रिपिन, इनको सज्जन रिपिन की संज्ञा दी जाएगी, क्योंकि ये भारतीय जनता के प्रति बहुत ही उदार थे। और 80 से 84 के बीच में क्या होगा, इनका शासनकाल रहेगा। और लॉर्ड डफरिन के एक समय में ही 1885 में, या 28 दिसंबर 1885 में ही क्या हो जाएगी, कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी। तो इसी बीच में लॉर्ड डफरिन के समय में ही कांग्रेस की स्थापना होगी। फिर लॉर्ड लैंसडाउन को देखेंगे, 88 से 94 तक देखेंगे आप इन्हें। फिर लॉर्ड एल्गिन द्वितीय को देखेंगे। और जो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का जो समय काल रहेगा वो 94 तक रहेगा, 94 से 1899 तक रहेगा। ज्यादातर 5 साल के लिए नियुक्त होते थे, कभी कभी कहाँ टाइम बढ़ा दिया जाता था, कभी कभी को दोगुना ही टाइम कर दिया जाता था। उसके बाद में लॉर्ड कर्जन आ जाएंगे, और लॉर्ड कर्जन के समय में क्या होगा, बंगाल का विभाजन। 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन रहेंगे। उसके बाद में लॉर्ड मिंटो द्वितीय आ जाएंगे। और लॉर्ड जब मिंटो द्वितीय आ जाएंगे तो 1905 से 1910 तक का इनका शासनकाल रहेगा।
फिर लॉर्ड हार्डिंग दूसरे आ जाएंगे और इसी में ही क्या होगा, दिल्ली दरबार का आयोजन होगा इसी के समय में, 1911 में। और जो हमारी राजधानी थी कलकत्ता, 1911 में ही राजधानी को कलकत्ता से कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, दिल्ली। तो इन्हीं के समय में ही दिल्ली क्या हुई, ट्रांसफर हो जाएगी राजधानी। फिर लॉर्ड चैम्सफोर्ड बनेंगे, 16 से 21 तक रहेंगे। अगला गवर्नर, सॉरी, अगला वायसराय बनेंगे लॉर्ड रीडिंग, 21 से 26 तक। फिर इरविन आ जाएंगे, जो गांधी इरविन समझौता होगा वो 1931 में होगा। फिर लॉर्ड वेलिंगटन बनेंगे 1931 से 36 तक। और लॉर्ड लेंथिंगो बनेंगे 36 से 43 तक। तो देखो इसी दौरान क्या था, 1939 में ही क्या शुरू हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध। तो जब दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ तो उस समय भारत का गवर्नर वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लेंथिंगो। फिर इसके बाद में लॉर्ड वेवेल आएंगे, 43 से 47 तक रहेंगे। और फिर अगले और लास्ट जो गवर्नर होंगे या लास्ट वायसराय जो होंगे वो होंगे लॉर्ड माउंटबेटन, मार्च 1947 से मार्च 1900 केवल 48 तक रहेंगे। उसके बाद में भारतीय गवर्नर जनरल बनेंगे कौन, राजगोपालाचारी। ये भारत के पहले गवर्नर जनरल बनेंगे जो कोई भारतीय होंगे। और या फिर ये भी कह सकते हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन, लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन, वो होंगे राजगोपालाचारी। तो देखो ये होगा हमारा सिलेबस, मॉडर्न हिस्ट्री का ये हमारा सिलेबस है। इसी के बारे में हमें पढ़ना है, डिटेल पढ़ना है। अब इसमें देखो थोड़ा सा टाइम लंबा लगेगा, लगभग मेरे हिसाब से यूनिट जो बन जाएंगी वो 15 से लेकर आपकी 18-19 तक ये यूनिट जाएंगी। और वो भी क्या होंगी, 1 घंटे से कोई भी कम नहीं होगी। सारी यूनिट कैसी होंगी, बड़ी यूनिट बनेंगी आपकी। तो कोई नहीं, सवाल भी तो ज़्यादा ही आते हैं, यदि हम इसे लंबा पढ़ना है तो सवाल भी हमारे पास ज़्यादा ही आएंगे यहाँ से। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो अब देखो, यदि आपको लगता है कि लेक्चर अच्छा है और इसकी पीडीएफ होनी चाहिए, देखो सिलेबस की पीडीएफ तो होनी ही चाहिए। या तो आप आयोग की साइट से जाकर सिलेबस डाउनलोड कर लो, ईसीएस का या आईएएस का। अन्यथा आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी आपको सिलेबस मिल जाएगा। सर्च बार में सर्च डाल दीजिए यूपीपीसीएस सिलेबस, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। या आई यूपीएससी सिलेबस या आईएएस का सिलेबस, कुछ भी सर्च बार में सर्च डाल दीजिए टेलीग्राम पर, वहां पर आपको सारे ये इस तरह के लिंक वहां पर मिल जाएंगे। और यदि आप टेलीग्राम यूज नहीं करते तो व्हाट्सअप यूज कर लीजिए, तो व्हाट्सअप पर भी आपको वहां पर सब कुछ मिल जाता है। और यदि आपको लगता है कि इस लेक्चर की पीडीएफ भी होनी चाहिए रिवीजन के लिए, तो टेलीग्राम या व्हाट्सअप में से कोई एक ज्वाइन कर लेना। और उसके साथ साथ यदि आपको चाहिए कि हिस्ट्री का कंप्लीट नोट्स चाहिए, कंप्लीट एकदम पीडीएफ की फॉर्म में चाहिए या हार्ड कॉपी की फॉर्म में चाहिए, उसके लिए आपको मेल करना होगा। मेल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप बता दीजिए वहां पर कि आपको पीडीएफ चाहिए या हार्ड कॉपी के रूप में चाहिए, दोनों ही सुविधाएं आपको उपलब्ध। और यदि आपको हार्ड कॉपी के रूप में चाहिए तो आपको अपने 8 से 10 दिन के बीच में कोरियर के माध्यम से आपके अपने पते पर पहुंचा दी जाएगी। और यहाँ पे देखो, मेल का लिंक यहाँ भी दिया हुआ है, ये मेल दी हुई है, इस पर भी आप मेल कर सकते हैं। और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।